हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू नौकरी लवर्स। तो आज हम अपनी इस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो देखें और फिर जो है पार्ट 2 की वीडियो के साथ में कंटिन्यू करें इस सीरीज ऑफ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एरर स्पॉटिंग फॉर एनी एसएससी एग्जाम। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जाम, ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो आप ही के लिए है। ऑल राइट, जी हाँ। So, SSC English Part 2 100 most important questions. Without any further ado, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज पल्लवी ओझा एंड आई एम वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स एट नौकरी लवर्स। सो अलोंग विद सतेंद्र सर जो है मैं भी आपकी मदद करने आई हूँ एट नौकरी लवर्स। और आपका ये जो सपना है सरकारी नौकरी क्रैक करने का वो जल्द ही साकार होगा। All right. The only motivation is the self motivation। चाहे मैं, सतेंद्र सर, कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, अगर आपके अंदर खुद से वो जुनून नहीं है, खुद से वो प्रेरणा नहीं है कि मुझे सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठना है और पढ़ना है, तो आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। ऑल राइट, तो ये है हमारा कैलेंडर एसएससी। और मैंने यहाँ पे एनडीओ सीडीएस 2 को भी ऐड कर दिया है जो कि 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो अगर आपका सपना है हमारी देश की सर्विसेज में जाने का, डिफेंस सर्विसेज में जाने का, देश सेवा करने का, खैर सारी ही नौकरियों में देश सेवा होती है, बट अगर आप चाहते हैं यूनिफॉर्म पहनना, मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनना, तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। ऑल राइट, तो अभी जो हमारा करंट टारगेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ जो है 27, 28, 29 को डेट अनाउंस हो गई है और इसके अलावा जो है सीएचएसएल पीछे पीछे आने वाला है, तो ये हमारा करंट टारगेट है। ठीक है, दीज 2 एग्जामिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अगेन ये 26 क्वेश्चन इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि 25 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पार्ट 1 के अंदर। You cannot cross the bridge until you do not come to it। ध्यान रखिए कि until जो है वो नेगेटिव कंजंक्शन है यहाँ पे। तो जब ऑलरेडी नेगेटिव कंजंक्शन यूज कर दी गई है, सो नो नीड टू यूज नॉट हेयर। ठीक है, यू कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज until you come to it। These kind of dresses seems to be expensive but it is relatively economical to maintain। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, हो सकता है कि आप ए पार्ट में एरर मार्क करने वाले हैं बट द एरर लाइज इन बी पार्ट। अगर आप ध्यान से देखें, सो सीम्स दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, ओके फाइन, सीम्स दिया हुआ है, देन इट दिया हुआ है, इस दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही ड्रेस को कंसीडर करना है, दिस काइंड। सो दिस के अकॉर्डिंग काइंड्स मत कर दीजिएगा, काइंड के अकॉर्डिंग दिस करना है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में एक ही ड्रेस की बात की जा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव मी अ पेंसिल टू राइट विद। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव वर्ब का। ध्यान रखिए, अगर आपका सेंटेंस 2+V1 से फिनिश हो रहा है, ठीक है, और अगर आपको वहां पे नजर आ रहा है कि ये जो वर्ब है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में प्रेपोजिशन लेती है और फिर ऑब्जेक्ट लेती है। तो चाहे आपका वो वर्ब सेंटेंस के एंड में ही क्यों ना आ रहा हो, आपको फिर भी प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इट सेज आई, लेट्स से आई
आई राइट विद द पेंसिल, है ना। आप जब भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो आपको विद यूज करना पड़ेगा। आई राइट विद द पेंसिल, आई राइट विद द पेन। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे राइट के साथ में विद यूज करना पड़ेगा। गिव मी अ पेंसिल टू राइट विद। बिल्कुल आप एसएससी के एग्जाम्स को, उनके इंग्लिश के लेवल को बिल्कुल भी हल्का मत समझिए। ऐसे भी टफ लेवल के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाए जाते हैं, बिकॉज यही जो क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ओके, no sooner the bell rang than the children rushed out of their classrooms. no sooner से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये एक नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। बट जब ये सेंटेंस में इस तरीके से यूज की जाती है तो ध्यान रखिएगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन लेती है। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का मतलब क्या है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो अब क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे हैड यूज करेंगे। नो सूनर हैड द बेल, और हैड है तो रिंग की कौन सी फॉर्म आएगी? रंग आएगी, क्योंकि इट इज रिंग, रैंग एंड रंग। समझ में आया? ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप डिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चॉइसेस कंप्लीटली योर्स, बट सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन ही आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कारण नो सूनर सेंटेंस की बिगिनिंग में आ चुका है, इसलिए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, नो सूनर हमेशा अपने साथ में कंजंक्शन दैन लेता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, नो सूनर अपने साथ में कंजंक्शन दैन लेता है। I would have waited for you at the station if I knew that you would come. If I knew, जब भी आप past simple tense लेते हैं, it shows it is second conditional, मतलब ये sheer imaginary चीजों को शो करती है। जैसे कि मैं गर्ल हूं, ठीक है, तो मैं अपने लिए क्या बोल सकती हूं? If I were a boy, जैसे मैं ह्यूमन हूं तो मैं अपने आप को बोल सकती हूं इफ आई वर, चलो इफ मैं ह्यूमन हूं तो मैं कहूंगी इफ आई कुड फ्लाई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है शेयर इमेजिनेशन को शो करती है, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट इस लाइफ में तो मैं बॉय नहीं बन सकती, एटलीस्ट इस लाइफ में तो मैं उड़ नहीं सकती, करेक्ट। तो ये शेयर इमेजिनेशन होती है। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये इमेजिनेशन नहीं शो कर रहा, ये हो सकता था बट हुआ नहीं, है ना। हो सकता था, पॉसिबिलिटी हो सकती थी, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड मोर आई कुड हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। इफ आई हैड स्टडीड मोर, तो आप क्या कहेंगे? इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता कि तुम भी आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर लेती, ठीक है। इफ आई हैड नोन। I shall respond to your letter after return back. Very basic और very common error. Very, very common error. I shall respond to your letter after I return back. Return का मतलब ही होता है come back, go back. तो इसके साथ back की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। सिंपली रिटर्न यूज करें या कम बैक करें, गो बैक करें। The meeting will be held between 10 AM to 5 PM. Now preposition में correlative prepositions भी होती हैं। correlative में क्या होता है कि fixed होता है, वो pairs में यूज की जाती है, ठीक है। और ऐसे conjunction में correlative conjunctions होते हैं जो fixed यूज किए जाते हैं, जैसे कि between और
एंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इस सेंटेंस में फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम और टू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरर सी पार्ट में ही है, तो आपकी चॉइस मिल गई आपके पास में, आपको जो अंडरस्टैंडिंग आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि बिटवीन और टू एंड फ्रॉम, बिटवीन एंड बिटवीन एंड फ्रॉम एंड टू। ओके, ठीक है जी। वाओ, नाउ ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई हैव टू टेल यू, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल, सो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। एक चीज बताओ आप, वन जो है सिंगुलर नंबर है, एक को पिक किया जा रहा है, तो एक को जब पिक किया जा रहा है तो एटलीस्ट यहाँ पे दो लोग तो होंगे ना, और दो लोग हैं, काउंटेबल है, मतलब प्लूरल काउंटेबल होगा। आप एक को अनकाउंटेबल में से तो पिक नहीं कर सकते, आप एक को एक में से तो पिक नहीं कर सकते, इसीलिए वन ऑफ हमेशा अपने साथ में प्लूरल नाउन और या फिर प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अस, यू भी प्लूरल होता है, और देम, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स होगा। He would have lent me some money if he was knowing that I had lost everything. Again, अभी अभी किया ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, फटाफट आंसर करो, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करो बिफोर लुकिंग एट द राइट आंसर। अगेन, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है, और स्टेटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज की जाती, नो आईएनजी। और नोइंग वैसी ही वर्ब है, वर्ब ऑफ मेंटल एक्शन, समथिंग दैट यू नो हैर। ठीक है, आई नो यू, नोइंग गलत होता है, कोई ये मेंटल एक्शन की चीजें हैं, फिजिकल एक्शन की चीजें नहीं है। सो इसीलिए आप यहां पे क्या यूज करेंगे, इफ आई हैड नो। अगर उसको पता होता कि मैं अपना सब कुछ गवा चुका हूं, तो वो डेफिनेटली मुझे थोड़े से पैसे उधार दे देता। Non-teaching staffs of the college are agitating, रिवॉल्ट कर रहे हैं, हाँ, स्ट्राइक पे चले गए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अगेंस्ट चले गए हैं मैनेजमेंट के, their demands, for their demands. Now it is very again an uncommon concept, सबको नहीं पता होता। याद रखिएगा कि स्टाफ जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल में स्टाफ ही कहलाता है, तो यहाँ पे स्टाफ की जगह हम स्टाफ करेंगे, तो स्टाफ आर एकदम सही है। ठीक है, सो ए हैज द एरर। He went on committing crime after crime and in spite of my best efforts. By the way, this is a preposition. जी हाँ, 3 words की भी preposition हो सकती है। And in spite of my best efforts, I could not prevent him from doing so. Again, एक और चीज ध्यान रखिएगा, prevent अपने साथ में from use करता है और आगे verb की ing form use करता है। But जो error है, that is in B part. अब B part में क्या error होगा, सोचो जरा, वो क्राइम पे क्राइम कमिट किए जा रहा था, एक के बाद एक अपराध किए जा रहा था, मेरे समझाने के बावजूद भी, पर मेरे समझाने के बावजूद भी, अगर आप देखें तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस हैं। यहाँ पे क्राइम कर रहा था, यहाँ पे मैंने उसको समझाया कि तुम मत करो ऐसे, फिर भी मैं उसको नहीं बचा सका, वो फिर भी क्राइम करता रहा। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी जो क्लॉजेस होते हैं उन केसेस में हम बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंजंक्शन का एरर है, कंजंक्शन। ये प्रॉपर्ली सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनको रेफर करें। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अदरवाइज आप हमारी ऐप पे भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं।
ही लिव्ड देयर फॉर अ डे। अब आप लिव कहीं पे परमानेंटली करते हैं, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस हो। तो जब आप कहीं एक दिन के लिए रह रहे हैं तो मतलब कोई होटल में रह रहे होंगे, किसी दोस्त के घर रह रहे होंगे, किसी रिश्तेदार के घर रह रहे होंगे, धर्मशाला में रह रहे होंगे, तो आप यूज करते हैं स्टेड। फर्क होता है स्टे और लिव में। स्टे आप टेम्पररी करते हैं, हॉस्टल में आप स्टे करते हैं, होटल में आप स्टे करते हैं, एज अ पीजी आप स्टे करते हैं, बट लिव आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस में करते हैं, जो आपका घर होता है, जहां पे आपकी फैमिली होती है। All the patients have been admitted and received attention. ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। देखो, हैव बीन एडमिटेड बाय द हॉस्पिटल, तो ये हो गया पैसिव, एंड रिसीव्ड अटेंशन। अब हैव बीन रिसीव्ड नहीं होगा, हैव बीन रिसीव्ड अटेंशन नहीं होता, आप यूज करेंगे एंड हैव रिसीव्ड अटेंशन फ्रॉम द हॉस्पिटल स्टाफ। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन आ चुका है। तो जब एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस में आ जाए तो उनके साथ में अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब भी आपको यूज करनी पड़ती है। आई वुड रादर डाई देन बेगिंग आर्म्स। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रादर देन सेंटेंस में आ जाए उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेगा, ये आप याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई वुड रादर डाई देन बेग आर्म्स। और आप यहाँ पे भी देखिए डाई यूज किया क्योंकि वुड रादर अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। तो इस व्हाट डू आई से, पैरलिज्म को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी पैरलिज्म को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है, तो आप बेग ही यूज करेंगे आगे। I asked him that how many brothers he had. अच्छा, मैं हेल्प कर दूं आपके यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब तो सही करेंगे। आई आस्क्ड हिम, ध्यान रखिए कि कंजंक्शन दैट जो होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। तो जब आस्क आ गया, क्वेश्चन आ गया और हाउ ऑलरेडी आ गया, तो आपको यहाँ पे दैट की आवश्यकता नहीं है। आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैड। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम was। ठीक है, चलो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ना। He cannot dare to come here again. He cannot dare to come here again. ध्यान रखिए कि कैन और डेयर एक साथ नहीं आता है, तो आप ही विल नॉट कर दो, ठीक है, वो सही है। ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर अगेन। अच्छा, एक और सोल्यूशन है बट वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है, ही डेयर नॉट कम हेयर अगेन। बट ये वाला जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि फिर उस केस में हमें ए और बी दोनों चेंज करना पड़ता। No sooner had she arrived when the telegram came. Again, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि no sooner अपने साथ में कंजंक्शन than लेता है। when का इस्तेमाल आप यूज करते हैं जब आपको सेंटेंस में बिगनिंग में हार्डली या कास्टली दिया होता है, उस केस में आप when करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगी। They have disposed of their farmhouse.
डिस्पोज ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसके साथ हमें ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ यूज करेंगे। गेट रिड ऑफ, सेल कर दिया, हाँ सेल यहाँ पे इसका मीनिंग है। डिस्पोज के दो यूसेजेस हो सकते हैं, डिस्पोज समवन और समथिंग। डिस्पोज समवन और समथिंग का मतलब होता है टू अरेंज थिंग्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर वे और पोजीशन, टू मेक somebody want to behave in a particular way. For example, Ria disposed the chairs in a circle. तो मतलब रिया ने चेयर्स को सर्किल में अरेंज किया। म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा होगा, सब लोग को बिठाना है यहाँ पे, तो उसने चेयर्स को सर्किल में अरेंज कर दिया। तो ये चीज अलग है। खैर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मैंने आज तक कभी भी इस रूल पे क्वेश्चन नहीं देखा। ये रूल बहुत प्रोमिनेंट है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। My handwriting is superior than any of yours. Superior, elder, prefer, senior, junior, exterior, ये सब के सब अपने साथ में टू लेते हैं। हाँ जी, एल्डर अपने साथ टू लेता है, बट ओल्डर दैन लेता है, यंगर दैन लेता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सुपीरियर टू होगा। बिल्कुल है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव, बट सुपीरियर अपने साथ टू लेगा। कंपैरेटिव डिग्री चल रही है। आई मीन कंपैरेटिव अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते कंपैरेटिव है बट वो होते नहीं है। अब सुपीरियर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अर्क की साउंड है तो शायद कंपैरेटिव होगा, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली कंपैरेटिव, क्योंकि कोई पर्सन सुपीरियर तो सुपीरियर ही है, वो ऑलरेडी ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है। चलिए एवरीवन, ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है, और आपको ये बता दिया था कि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर रूल्स। तो आपका ये क्वेश्चन रहा इन योर होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में करना है और मैं देखूंगी कि किन किन ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। आई रियली होप कि आपको ये क्लास पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे तो उतना ही मैं मोटिवेट होंगी आपके लिए रेगुलर और भी ज्यादा अच्छा यूजफुल कंटेंट लेके आऊं, और भी अच्छे ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊं, और भी अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊं जो आपको आपके मिशन तक पहुंचाने में, आपके गोल तक पहुंचाने में आपको मदद करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी लवर्स। इसके अलावा हमारे पेरेंट चैनल इंग्लिश लवर्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें 3 जून से जो है हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं। 0 लेवल से आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाई जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के रूल्स पे बेस्ड नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी लेके आ रहे हैं जिसमें आप इंक्लूडेड होंगे। तो इंग्लिश लवर्स की ऐप को डाउनलोड करें, उड़ान कोर्स को पढ़ें, क्या है उसमें चीजें, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारी जो लर्नर सपोर्ट टीम है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।